Hello students, today we are going to study the basic difference between the prokaryotic and eukaryotic cell. आज हम प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट कोशिकाओं के बीच जो मुख्य अंतर हैं उसकी चर्चा करेंगे और दूसरा टॉपिक हमारा जंतु कोशिका के मुख्य लक्षण, द फीचर्स ऑफ द एनिमल सेल, ये हम डिस्कस करेंगे। मेरे पहले लेक्चर में मैंने आपको जो साइटोलॉजी के बेसिक्स थे, जो वैज्ञानिक जिन्होंने विभिन्न कार्य किए कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में, उनकी जानकारी दी थी। साथ ही साथ हमने चर्चा करी कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी की, तथा कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की भी चर्चा करी जिनके शोध कार्यों के कारण हम 1840 से लेकर 1900 तक का जो पीरियड था उसे गोल्डन एज ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का स्वर्ण युग भी कहते हैं। तो ये सब हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। आज हमारा जो टॉपिक है प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट कोशिका और कैरेक्टर्स ऑफ द एनिमल सेल, हमारे पेपर 3 यूनिट 1 के अंदर है यह दिया हुआ। अगर वापस से एक बार पुनः हम देखें लास्ट लेक्चर के कंटिन्यूएशन में, तो ज़ाचेरियस जेनसन ने सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यानी दो लेंस को जोड़कर एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी बनाया जिससे बहुत सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जा सकता था। फिर इसके बाद लिवेनहॉक, रॉबर्ट हुक आदि ने इसमें अन्य शोध कार्य किए। माइक्रोस्कोप की जो क्षमताएं थी वो बढ़ती गई और उस क्षमता के बढ़ने के साथ साथ कोशिका विज्ञान के बारे में हमारी जानकारी, हमारी समझ भी बढ़ने लगी। और आज जो आप लैब में यूज़ करते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, यह तो ज़ाचेरियस जेनसन का पहला बनाया हुआ माइक्रोस्कोप है। एंटन वॉन लिवेनहॉक ने जो बनाया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा जो यूज़ किया गया। वर्तमान में हम लैब में या पैथोलॉजी लैब के अंदर इसे यूज़ करते हैं। और कोशिका विज्ञान क्षेत्र में क्रांति जो आई वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के कारण आई। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार, इसको किसने बनाया? नॉल तथा रस्का नाम के वैज्ञानिकों ने। तो जैसे जैसे माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट हुआ, वैसे वैसे कोशिका विज्ञान के अंदर भी हमारी जानकारी बढ़ती गई, हमारी समझ बढ़ती गई, ताकि हम कोशिका की संरचना को, उसके कार्यों को भली भांति समझ पाएं। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ी, हमारे वर्गीकरण के आधार भी बदले। जैसे आपने पढ़ा है, कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम, द्विजगत प्रणाली दी थी और सरल रूप से उन्होंने कोशिका भित्ति वाले जीवों को पादप जगत में, और जिनमें सेल वॉल नहीं है, कोशिका भित्ति नहीं है, उनको एनिमल्स में रखा था। लेकिन 1969 के अंदर रॉबर्ट विटेकर ने इस आधार के स्थान पर एक व्यापक जो है जानकारियों के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तावित किया, जिसे हम 5 किंगडम सिस्टम, 5 जगत वर्गीकरण कहते हैं। इसमें उन्होंने प्रमुख रूप से केंद्रक को भी शामिल किया और उस आधार पर उन्होंने एक नया संघ जगत बनाया, किंगडम मोनेरा। बाकी जो किंगडम्स थे उनके अंदर यूकैरियोट कोशिकाएं थी, यानी किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लैनेटी तथा किंगडम एनिमेलिया। तो वर्गीकरण का जो हमारा आधार था अब बदल गया, लेकिन उसके मूल में क्या था? कोशिका विज्ञान संबंधी हमारी समझ। तो दो प्रमुख कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तथा यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब ये जो शब्द आया प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट, यह सबसे पहले प्रमुखता से रखा था रॉजर स्टेनियर तथा सीबी वॉन नाइल ने। इन्होंने अपने एक रिसर्च पेपर के अंदर इस चीज़ की प्रस्तावना रखी कि कोशिकाओं को दो मूल भागों में बांटा जाए केंद्रक के आधार पर। और यह संकल्पना बहुत पहले एडवर्ड चेटॉन नाम के वैज्ञानिक ने दी थी, जो उन्होंने 1937 के अंदर अपने एक शोध पत्र के अंदर प्रकाशित किया था। तो ये शब्द प्रोकैरियोट और यूकैरियोट वहीं से
आए। तो जो प्रोकैरियोट या यूकैरियोट शब्द हैं, प्रो का अर्थ होता है प्राक, प्रारंभिक, आद्य। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे आप दो चीजें देख रहे हैं, ये है बैक्टीरिया की कोशिका और ये है जंतु की कोशिका। जो मूल अंतर आपको दिखाई दे रहा है वह है इस केंद्रक का। यहाँ पर सुविकसित केंद्रक है, यानी यह सुकेंद्र की यूकैरियोट, यू का अर्थ होता है वास्तविक, ट्रू। यहाँ कोई केंद्रक नहीं है, ये वाइट वाइट जो है सफ़ेद भाग, यह जेनेटिक मटेरियल है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर कोशिका द्रव में पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि द मेजर डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोट एंड द प्रोकैरियोट सेल इज न्यूक्लियस। जो भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट शब्द आए वो किसके आधार पर आए? केंद्रक के आधार पर। यानी प्रोकैरियोट के अंदर आदिम प्रकार का या प्राथमिक प्रकार का केंद्रक है या केंद्रक नहीं है, केंद्रक स्वरूप भाग है, जिसको हम कई बार न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस के समान भाग कह देते हैं। जबकि यूकैरियोट वास्तविक केंद्रक युक्त है। देखिए, तो जो हमने कहा कि प्रोकैरियोट के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, और यूकैरियोट सेल जो हैं, उन यूकैरियोट सेल के अंदर हमें बहुत अच्छी तरह से विकसित केंद्रक मिलेगा। यह उसका जो है चित्र है, हमने इलस्ट्रेटिव डायग्राम जो बनाया है। और केंद्रक की संरचना में हमें क्या दिखाई देगा? इसके चारों तरफ केंद्र की आवरण, न्यूक्लियर एनवलप, अंदर डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ क्रोमैटिन जालक होता है। यह क्रोमैटिन जालक जब कोशिका विभाजन नहीं कर रही होती तब देखा जा सकता है, लेकिन जब कोशिका विभाजन करने लगे तो क्रोमैटिन पैक हो जाता है हिस्टोन प्रोटीन्स की सहायता से और गुणसूत्र या क्रोमोसोम बनते हैं। तो अगर आप इसकी तुलना प्रोकैरियोट से करें, यहाँ प्रोकैरियोट कोशिका में, तो यहाँ पर केंद्रक आवरण नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, डीएनए फ्रीली पड़ा हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होने के कारण गुणसूत्र भी नहीं बनेगा। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मुख्य जो अंतर है वह केंद्रक और उसकी संरचनाओं से संबंधित है। जैसा आप पुनः देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखें तो प्रोकैरियोट के अंदर खुला पड़ा हुआ जो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए है, और इसका डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है, गोल है, एक है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। कुछ अतिरिक्त छोटे आकार के विशिष्ट जीन वाले हमें डीएनए मिल सकते हैं प्रोकैरियोट कोशिका में, जिनको प्लाज्मिड्स कहते हैं, जिनमें विशिष्ट जीन होती है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन हुई या फर्टिलिटी फैक्टर की जीन हुई। और बाकी जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल डीएनए में प्रेजेंट होगा। लेकिन यूकैरियोट के अंदर क्या है? लीनियर डीएनए है, कई सारे डीएनए हैं। जैसे हम हमारी कोशिका में ही बात करें, अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 46 गुणसूत्र, प्रत्येक गुणसूत्र एक डीएनए के थ्रेड से बना हुआ है और वह लीनियर होता है, गोलाकार नहीं होता। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात और है कि प्रोकैरियोट कोशिकाओं में जीसी रेशियो यानी ग्वानिन और साइटोसिन का अनुपात 80 की तुलना में ज़्यादा होता है। प्रोकैरियोट में जीसी परसेंटेज ज़्यादा होगी, यूकैरियोट के अंदर जीसी परसेंटेज कंपैरेटिवली कम होती है। तो क्या कह रहे हैं हम? प्रोकैरियोट के अंदर सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उपस्थित है और साथ में कुछ प्लाज्मिड्स भी पाए जाते हैं। लेकिन यूकैरियोट के अंदर क्या स्थिति है? कई सारे डीएनए हैं, कई सारे जो है तंतुरूप लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और सामान्यतया प्लाज्मिड्स नहीं पाए जाते। फिर प्रोकैरियोट के अंदर जीसी अनुपात, ग्वानिन साइटोसिन का अनुपात ज़्यादा होता है यूकैरियोट कोशिकाओं की तुलना में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ मध्य में एक प्रोटीन की संरचना होगी जिसमें एक ही डीएनए है जो इस प्रकार से लूप्स बनाता हुआ कोशिका द्रव में फैला हुआ है। तो दिस इज द प्रोकैरियोटिक डीएनए अरेंजमेंट या अरेंजमेंट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल, जिसे हमने क्या कहा? न्यूक्लियोइड। इसके साथ कई प्रकार के प्रोटीन जुड़े हो सकते हैं जिनका विस्तार से अध्ययन अपन अगली यूनिट में
जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ करेंगे। तो एक बार पुनः वही बात आ जाती है कि प्रोकैरियोट कोशिकाओं के अंदर देयर इज सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद सम प्लाज्मिड्स। हिस्टोन्स नहीं होंगे, यह गुणसूत्र में पैक नहीं होगा। लेकिन यूकैरियोट के अंदर क्या हो रहा है, ये देखिए, यह जो गुणसूत्र का धागा है यानी क्रोमैटिन थ्रेड, इसको हमने खोल लिया तो ये नारंगी रंग के, ऑरेंज कलर के आपको हिस्टोन प्रोटीन दिख रहे हैं, जिनकी सहायता से डीएनए को पैक करके क्रोमोसोम में बदला जाता है। इसी प्रकार से जीन संरचना में भी कई अंतर होते हैं। अगर आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के जीन की संरचना को देखें तो जो प्रोकैरियोट का जीन है, प्रोकैरियोट की जो जीन होगी वह कंटिन्यूअस जीन होती है, उसमें इंट्रॉन एक्सॉन्स नहीं होंगे, और जब उसका एमआरएनए बनेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, उसकी प्रोसेसिंग या स्प्लाइसिंग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इस जीन में एक साथ 2, 3 या ज़्यादा जीन्स भी हो सकती है, जैसे आपने पहले भी लैकोपेरॉन या ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन आदि के बारे में सुना हुआ है। तो जैसे यहाँ पर मैंने चित्र में दिखा रखा है कि भाई 3 जीन है, मान लीजिए ये लैकोपेरॉन है, तो लैकोपेरॉन की लैक ए, लैक जेड, लैक वाई जीन उपस्थित यहाँ पर है, तीनों कंटिन्यूएशन में पाई जाएगी। तो इस प्रकार से जब जीन होती है, इसका आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है, तो वह पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहलाता है, यानी कई सिस्ट्रॉन, कई जीन इकाइयाँ एक साथ हैं। लेकिन यूकैरियोट में एक प्रमोटर यूनिट के साथ, यह एक प्रमोटर यूनिट है, उसके साथ हमें एक ही जीन मिलेगी, मोनोसिस्ट्रॉनिक। और यह जीन कैसी होती है, स्प्लिट जीन होती है। स्प्लिट जीन का अर्थ हुआ कि उसके अंदर इंट्रॉन्स तथा एक्सॉन्स उपस्थित होंगे। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उसमें प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जो अवांछित भाग हैं यानी इंट्रॉन्स को हटाया जाएगा और एक्सॉन्स को जोड़ा जाएगा। यह प्रक्रिया स्प्लाइसिंग कहलाती है, प्रोसेसिंग कहलाती है। तो 2 पॉइंट्स आ गए, प्रोकैरियोट की जीन कंटिन्यूअस होती है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होती है, और ट्रांसक्रिप्शन के समय प्रोसेसिंग की, स्प्लाइसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक अन्य पॉइंट इसमें अपन प्रोकैरियोट में जोड़ सकते हैं, सभी प्रकार के आरएनए प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए पॉलीमरेज से बन जाते हैं। लेकिन यूकैरियोट के अंदर एक प्रमोटर इकाई यानी एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक ही जीन उपस्थित होती है, जैसे हम मोनोसिस्ट्रॉनिक कह रहे हैं। इंट्रॉन एक्सॉन्स उपस्थित हैं यानी स्प्लिट जीन है, और जब एमआरएनए बनाएंगे तो पहले एक एचएनआरएनए या प्री एमआरएनए बनता है, जिसकी प्रोसेसिंग, स्प्लाइसिंग करने की आवश्यकता रहती है। आरएनए पॉलीमरेज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो राइबोसोमल आरएनए बनाता है, उसकी भी अलग अलग टाइप्स को बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 या पॉली बी एमआरएनए बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज जो 3 है, यह ट्रांसफ़र आरएनए बनाता है। 5S आरएनए तथा स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनाता है। तो इस प्रकार से जीन लेवल पर भी कई अंतर आपको यूकैरियोट तथा प्रोकैरियोट में मिलेंगे। अब सामान्य अन्य लक्षणों की चर्चा करें तो आकार में आप देख रहे हैं जो यूकैरियोट कोशिका है काफ़ी बड़ी होती है, और प्रोकैरियोट कोशिका तुलनात्मक रूप से बहुत ही छोटी है। जैसे आप देखें तो 0.1 से 2 माइक्रोन तक अधिकतम यह पाए जाते हैं, और यूकैरियोट कोशिका जो है वो सामान्यतः 10 से 100 माइक्रोन के करीब रहती है। प्लाज्मा झिल्ली में भी अंतर है। अगर आप बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो वहाँ कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल के स्थान पर वहाँ होपेनॉइड्स नाम के पदार्थ या यौगिक मिलते हैं, जो होते तो कोलेस्ट्रॉल जैसे ही हैं, लेकिन होपेनॉइड्स जो हैं वह इस प्रकार के रसायन हैं। या जो यहाँ पर आप होपेनॉइड्स देख रहे हैं, यह बीच बीच में फैले हुए होपेनॉइड्स, ये हमें प्रोकैरियोट में ही मिलेंगे। और फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर वैसी ही है जैसे यूकैरियोट्स में मिलती है। आर्कीबैक्टीरिया में ज़रूर थोड़े से जो फैटी एसिड्स हैं उसमें अंतर रहता है, यानी आर्कीबैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर
ग्लिसरॉल ईथर वाले लिपिड्स होते हैं, जबकि अन्य बैक्टीरिया और इवन यूकैरियोट्स के अंदर ग्लिसरॉल एस्टर बंध वाले लिपिड्स पाए जाते हैं। यह हमारे पास जो है यूकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर ये पीले रंग से जो आप देख रहे हैं वो कोलेस्टेरॉल है, जो लिपिड डेरिवेटिव है। यह भी झिल्ली को स्थिर बनाए रखने और उसके लचीलेपन में सहायक रहता है। तो यूकैरियोट सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स। फिर कोशिका भित्ति सेल वॉल पर यदि हम आते हैं तो प्रोकैरियोट के अंदर जो सेल वॉल होती है वहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन्स या सूडोपेप्टिडोग्लाइकन्स इन आर्कीबैक्टीरिया आर प्रेजेंट। आप लोगों ने ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव शब्द सुने हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन का ये ब्राउन कलर का बहुत मोटा स्तर है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर बाहर लिपोप्रोटीन्स, फिर पतला लेयर जो है पेप्टिडोग्लाइकन्स का प्रेजेंट रहता है। जबकि यूकैरियोट कोशिकाओं के अंदर प्लांट्स में सेलुलोज और कवक के अंदर, फंगस के अंदर हमें काइटिन मिलेगा। तो बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन्स, आर्कीबैक्टीरिया के अंदर सूडोपेप्टिडोग्लाइकन्स, लेकिन ये दोनों रसायन यूकैरियोट में कभी नहीं मिलेंगे। यूकैरियोट के अंदर पादप कोशिकाओं में सेलुलोज होता है और फंगस की कोशिकाओं के अंदर हमें काइटिन मिलता है। ये देखिए ग्राम पॉजिटिव जो बैंगनी रंग का है वो पेप्टिडोग्लाइकन है। काफ़ी मोटा स्तर रहेगा ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम नेगेटिव के अंदर पतला स्तर होता है और बाहर की तरफ जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर लिपोपॉलीसेक्राइड्स, लिपोप्रोटीन का स्तर हरे रंग से शो किया गया है। और ये कवक की झिल्ली है। कवक की झिल्ली के अंदर ये जो ब्राउन कलर है यह काइटिन है। तो कोशिका भित्ति के रसायन भी अलग अलग हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम क्या कह रहे हैं, प्रोकैरियोट के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन या सूडोपेप्टिडोग्लाइकन, यूकैरियोट के अंदर कोशिका भित्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर है पादप कोशिकाओं में तो सेलुलोज की बनी है, कवक कोशिकाओं फंगल सेल्स के अंदर काइटिन की बनी है, और एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल इज एब्सेंट। फिर आप आए फ्लैजेला। तो फ्लैजेला अगर आप बैक्टीरिया के अंदर देखते हैं तो इसके 3 भाग हैं। 3 भाग कौन से हुए? बेसल बॉडी, हुक तथा फ्लैजेला। यूकैरियोट के अंदर क्या होगा? बेसल बॉडी तथा फ्लैजेलम या सीलिया, दोनों आंतरिक रूप से सेम होता है। फिर अंतर एक और देखने को मिलता है, यहाँ पर प्रोकैरियोट के अंदर फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होगा, यूकैरियोट के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन, डायनिन प्रोटीन, नेक्सिन, कई और अन्य योजी प्रोटीन्स भी होते हैं, लेकिन फ्लैजिलिन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा। बेसल बॉडी की संरचना में अंतर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेसल बॉडी जो है यहाँ 4 रिंग्स हैं, यानी ये ग्राम नेगेटिव का फ्लैजेला है, और ग्राम पॉजिटिव के अंदर 2 रिंग्स होती हैं। तो बेसल बॉडी इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में बनी होती है। जबकि यूकैरियोट के अंदर 9+0 बेसल बॉडी, 9 जो है ट्रिपलेट्स होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के, और फ्लैजेलम के अंदर 9 डबलेट होते हैं, जिसे हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। तो फ्लैजेलम इज 9+2 और बेसल बॉडी इज 9+0। तो ये अंतर जो है ये विस्तार से भी हम अलग एक लेक्चर में पढ़ेंगे इनके बारे में। तो यूकैरियोट के अंदर फ्लैजेला में बेसल बॉडी और फ्लैजेलम है, किसका बना हुआ है? ट्यूबुलिन, डायनिन, नेक्सिन तथा अन्य योजी प्रोटीन्स का बना हुआ रहता है। इसके साथ साथ प्रोकैरियोट, विशेष रूप से बैक्टीरिया में कई अन्य बाह्य उपांग भी मिलते हैं। कोशिका भित्ति या सेल वॉल से लगे हुए कुछ भाग हमें मिलते हैं, जैसे फिम्ब्री जो किसी सतह से जुड़ने में मदद करती है, या पिलाई या पाइलस या पिल्लस, यह जो है इसके जीन विनिमय में सहायक होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बैक्टीरिया की कोशिकाओं में फ्लैजेला, फिम्ब्री और पिलस हो सकते हैं, कुछ में एब्सेंट भी हो सकते हैं ये, लेकिन जंतु कोशिकाओं में फ्लैजेला या सीलिया होंगे, लेकिन कभी भी फिम्ब्री या पिलाई या पिलस जैसी संरचनाएं नहीं पाई जाएगी। जंतु कोशिकाओं के अंदर या यूकैरियोट कोशिकाओं में कोशिका कंकाल पाया जाता है। देयर इज अ साइटोस्केलेटन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, और साइटोस्केलेटन मेनली तो एक्टिन के माइक्रोफिलामेंट्स का बना होता है,
लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर हमें ट्यूबुलिन के माइक्रोट्यूब्यूल्स भी मिलते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो डिफरेंट प्रोटीन्स के बने होते हैं वो भी पाए जाते हैं। इनका फायदा ये है कि जो बड़े आकार के कोशिकांग हैं, द लार्ज साइज सेल ऑर्गेनल्स, दे आर केप्ट एट देयर पोजीशन, उनको अपने स्थान पर बनाए रखना, वो कोशिका द्रव्य गति के समय इधर उधर नहीं हो, तो स्थानबद्ध रखने में कोशिका कंकाल मदद करता है। अन्य भी कार्य होते हैं, कोशिका विभाजन हो, कोशिका की गति है, इस प्रकार से यह कई प्रकार से मदद करेगा। तो हमने कहा यूकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन होता है जो मुख्य रूप से प्रोटीन्स के विभिन्न तंतुओं का बना हुआ रहता है, लेकिन कोशिका कंकाल अधिकांश प्रोकैरियोट में एब्सेंट है। फिर जीव द्रव्य भ्रमण, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस या रोटेशन, कोशिका द्रव्य जो है साइटोप्लाज्म वह सेल के अंदर मूव करता है, या डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कलेक्शन या अन्य प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। होम्योस्टेसिस यानी समस्थैतिकता बनाए रखने में मदद करेगा। जैसे आप पहले चित्र में देख रहे हैं, पहले चित्र के अंदर आपने नोट किया कि ये खाद्य धानी है, फूड वैक्यूल है, जिसे घुमाकर पचाया जा रहा है लाइसोसोम की सहायता से। यह अपने को हाई पावर माइक्रोस्कोप में साइटोप्लाज्म मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, या पादप कोशिकाओं में ये बड़ी रिक्तिका के चारों तरफ रोटेशन हो रहा है। अमीबा के अंदर आप लोग सॉल जेल थ्योरी पढ़ते हैं, तो सॉल का जेल में परिवर्तन और जेल का सॉल में, जिसके कारण से सूडोपोडिया का निर्माण होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जीव द्रव्य भ्रमण या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा होगी, जो आपको यूकैरियोट में देखने को मिलेगा लेकिन प्रोकैरियोट में नहीं होगा। फिर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, झिल्लीबद्ध कोशिकांग, एकल झिल्ली वाले जैसे लाइसोसोम है, स्पेरोसोम है, ग्लाइऑक्सीसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं। और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट हो गया पादप कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया है या केंद्रक है, यह ऐसी संरचनाएं हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स में तो मिलती हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं होगी। तो हम क्या कहते हैं, इन यूकैरियोटिक सेल्स membrane bound cell organelles are present but these are absent in the prokaryotic cell। फिर एक महत्वपूर्ण अंतर राइबोसोम का रहता है। प्रोकैरियोट के राइबोसोम छोटे आकार के होते हैं और उसकी जो इकाइयां हैं, इन इकाइयों का नाम हम सेडिमेंटेशन कांस्टेंट, स्वेडबर्ग यूनिट्स या अवसाद गुणांक के आधार पर देते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उसका सेडिमेंटेशन कांस्टेंट 70S है। S स्टैंड्स फॉर सेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग्स यूनिट या सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। और यूकैरियोट के अंदर 80S। इनकी प्रत्येक राइबोसोम की 2 उप इकाई हैं। 70S के अंदर जो छोटी उप इकाई है वह 30S और बड़ी उप इकाई 50S। यूकैरियोट के अंदर 40 एंड 60S के सब यूनिट्स हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के RNA, राइबोसोमल RNA होंगे, उनका भी सेडिमेंटेशन कांस्टेंट डिफर करता है, वेरी करता है। देखिए, तो जो प्रोकैरियोट्स के अंदर है, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, 50S के अंदर हमें 5S प्रकार का RNA और 23S RNA मिलेगा। 34 प्रकार के 34 टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट है। और प्रोकैरियोट के राइबोसोम की छोटी सब यूनिट यानी 30S के अंदर 16S RNA तथा 21 प्रकार के प्रोटीन्स उपस्थित होते हैं। यही चीज़ जब अपन यूकैरियोट के अंदर देखते हैं, तो यूकैरियोट का जो राइबोसोम है उसका सेडिमेंटेशन कांस्टेंट कितना है, 80S। इस 80S के अंदर बड़ी यूनिट 60S की है और छोटी सब यूनिट जो है वो 40S यानी स्वेडबर्ग यूनिट की है। तो और 60S के अंदर हमें मिलेंगे 5S, 5.8S तथा 28S। ठीक है। और 49 प्रकार के पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। छोटी जो उप इकाई 40S की है उसमें 18S RNA तथा 33 प्रकार के प्रोटीन्स उपस्थित होते हैं। तो ये एक अंतर भी है जो राइबोसोम की संरचना में मिल जाता है। लेकिन मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है, प्रोकैरियोट के राइबोसोम छोटे 70S के और यूकैरियोट के राइबोसोम्स थोड़े से बड़े तथा 80S के होंगे।
कोशिका विभाजन, अगर आप प्रोकैरियोट कोशिका को देखें तो सरल द्विविभाजन, सिंपल बाइनरी फिशन हो रहा है, जिसे कई बार माइटोसिस भी कहते हैं। कोशिका की वृद्धि हुई, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, सेल ग्रोज, डीएनए रेप्लिकेट, और फिर डीएनए सेपरेट हो गया और बीच में सेप्टम बन के यह अलग अलग चला गया। इसमें कहीं भी आपने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज संरचनाएं या उस प्रकार की प्रावस्थाएं नहीं देखी, क्योंकि केंद्रक नहीं है, गुणसूत्र नहीं है, देयर इज नो न्यूक्लियस, नो क्रोमोसोम, सो देयर इज नो सच स्टेजेस, ओनली रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड दैट सेग्रीगेट, दैट सेपरेट। लेकिन यूकैरियोट के अंदर हमें बकायदा प्रावस्थाएं मिलेगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जिनको हमें एक अलग लेक्चर के अंदर स्टडी करना है। तो माइटोसिस पाया जाएगा, क्योंकि गुणसूत्र हैं, वहाँ हिस्टोन प्रोटीन्स की मदद से गुणसूत्र बनते हैं जिनको फिर बांटा जाता है। और इसी प्रकार से अगर लैंगिक प्रजनन की बात करें तो प्रोकैरियोटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। जीन विनिमय के कुछ तरीके अब बैक्टीरिया में देखते हैं, जैसे अगर वायरस की सहायता से एक बैक्टीरिया से दूसरे में कोई जीवाणुविक विनिमय हो रहा है, जीन विनिमय हो रहा है, तो अगर बैक्टीरिया की एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में वायरस की सहायता से जीन विनिमय होता है तो उसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। और दूसरी स्थिति के अंदर आप देख रहे हैं कॉन्जुगेशन, दो जीवित बैक्टीरिया आपस में जीन विनिमय कर रहा है, और यदि जीन विनिमय एक मृत बैक्टीरिया के डीएनए से एक दूसरे जीवित में हो तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये तरीके हैं, लेकिन यह वास्तविक लैंगिक प्रजनन नहीं है, इसमें संतति नहीं बनती, कोई मियोसिस नहीं हो रही। जबकि यूकैरियोट में अगर लैंगिक प्रजनन उपस्थित होगा तो निश्चित रूप से गुणसूत्र की संख्या को समान बनाए रखने के लिए, डीएनए की मात्रा को समान बनाए रखने के लिए मियोसिस होगी। तो मियोसिस का होना जो है वह लैंगिक प्रजनन के साथ संबंधित है, और यह यूकैरियोट्स के अंदर देखा जाएगा। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है जंतु कोशिकाओं के विशिष्ट लक्षण। हालांकि केवल यहाँ हम परिचय ले रहे हैं, क्योंकि इन सभी कोशिकांगों को हमें एक एक लेक्चर में अलग से विस्तार में पढ़ना है। देखिए, जंतु जो हैं इस धरती पर 2/3 जीवन बनाते हैं, यानी जितने भी जीव जंतु, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर दैट आर ऑन अर्थ, उनमें से 2/3 आर एनिमल्स। ठीक है, तो 70-75% जो जीव हैं वो जंतु जगत से संबंधित हैं। तो एक लार्ज ग्रुप ऑफ डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जो 75% तक भाग बनाता है। और ख़ास बात क्या है जंतुओं की, उनमें गमन की क्षमता होती है। दे आर एबल टू मूव, लोकोमोट, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, टू द एनवायरमेंटल चेंजेस। हम वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हैं। पौधे भी देते हैं, लेकिन तुरंत उनकी प्रक्रिया नहीं होती, ये थोड़ा सा अंतर है। तीसरा, हमारे में अनुकूलन की क्षमता ज़्यादा होती है, और इसी कारण से हमने अलग अलग प्रकार के भोजन ग्रहण करने की विधियाँ, फीडिंग, डिफेंस मैकेनिज्म, यानी जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणालियाँ हैं, प्रजनन के तरीके बहुत विविध हैं। तो ये सब अनुकूलन के कारण हो सका है, जो जंतु कोशिकाओं में भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो मुख्य रूप से बात आती है कि जो पौधे हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। यह एक कमी जंतु कोशिकाओं में देखी जाती है, और वह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर हैं, पौधों पर निर्भर हैं अपने भोजन के लिए, जिसे आपने इकोलॉजी में भी स्टडी करना है। और जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या जो जैसा हमने पहले लेक्चर में भी कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो इस तरह से जो है सेल इज़ द बेसिक यूनिट, और जो सेल एनिमल बॉडी को बनाती है उसको हम एनिमल सेल कहते हैं। वही कोशिकाएं समान रूप से इकट्ठा होकर टिश्यूज़ बनाएगी। टिश्यूज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, एक समान कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति और कार्य समान होते हैं। यह कोशिकाएं अगर एक कार्य में सहायक हो रही हैं
तो उससे ऑर्गन बनेगा, विभिन्न ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं और उससे अंततः ऑर्गेनिजम्स बनता है। लेकिन मूल में हमारे क्या आ जाएगी, सेल ही रहेगा। अब एनिमल सेल के बारे में जैसा हमने कहा कि यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, कोशिका भित्ति नहीं होगी, यानी सबसे बाहरी स्तर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हरित लवक, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, इस वजह से इन्हें दूसरों से भोजन लेना पड़ेगा, यानी ये परपोषी होंगे, हेट्रोट्रॉफिक होंगे। इसके सेल्स में, एनिमल सेल के बीच में बड़ी रिक्तिका, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विल बी एब्सेंट, नहीं पाई जाती। लेकिन सामान्यतया लयनकाय, लाइजोसोम, तारककाय, सेंट्रियोल्स उपस्थित रहते हैं। तो ये चित्र जो है आपको याद रखना है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो मुख्य अंतर हैं ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, तो इसकी हम ज़्यादा चर्चा अब नहीं करेंगे। ये जो डायग्राम है एक जनरलाइज डायग्राम है, जिसे आप कॉपी में ज़रूर बनाएं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। अच्छा, जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण था जिसके बारे में अभी अपन ने बात करी कि एनिमल सेल जो है उसके ऊपर रिजिड सेल वॉल नहीं है। अगर सेल वॉल नहीं है तो उसकी सतह लचीली हो गई, प्लाज्मा झिल्ली जो है वो लचीली है, उसके कारण गतिशीलता आ जाती है और क्रमशः यह गतिशीलता बढ़ते बढ़ते विकास के साथ साथ हमारे गमन में भी सहायक होती है। तो आप जैसा देख रहे हैं, चीता है, चील है या मछलियां हैं या सभी जंतु कुछ एक वर्गों को छोड़कर मुक्त रूप से घूमने में सक्षम होते हैं, लोकोमोशन इज पॉसिबल। और उसके लिए क्या चाहिए, पेशियां चाहिए, मसल्स। लेकिन मसल्स को कब काम करना है, कैसे काम करना है, कितना फोर्स जनरेट करना है, उसके लिए रेगुलेशन की ज़रूरत है। तो वह कौन करेगा, नर्व सेल्स। तो जंतुओं की एक और विशिष्टता ये है कि उनके अंदर नर्व सेल्स और मसल सेल्स जैसी संरचनाएं विकसित हो गई जो उसके गमन के कार्य को और उसके नियंत्रण को संपादित करती है, रेगुलेट करती है। सो दिस इज अ यूनिक फीचर इन द एनिमल बॉडी दैट दे हैव सर्टन सेल्स फॉर रेगुलेशन एंड मूवमेंट। तो ये इनको पादप कोशिकाओं से अलग कर लेता है। तो जैसा कहा, एनिमल सेल्स पादप कोशिकाओं की तुलना में आमतौर पे छोटे होते हैं और छोटे होने के साथ साथ आकार भी इनका अलग अलग होगा, कार्य के अनुरूप इनके आकार में परिवर्तन हो जाता है और परिवर्तन ज़्यादा देखा जाएगा पादप कोशिकाओं की तुलना में, क्योंकि कोशिका भित्ति जैसी कोई लिमिटिंग बाउंड्री यहाँ पर नहीं है। तो जंतु कोशिकाएं गोल, अंडाकार, चपटी, सिलेंड्रिकल या शंकुकार आदि प्रकार से पाई जाती हैं। और आकार में भी जैसा हमने कहा कि यह जो है पादप कोशिकाओं की तुलना में तो छोटी है, लेकिन बैक्टीरिया या अन्य कोशिकाओं से काफ़ी बड़ी पाई जाती है। सबसे बड़ी जो जंतु कोशिका है वह ऑस्ट्रिच का अनिषेचित अंडा है। अनिषेचित अंडा, अनफर्टिलाइज्ड एग, सिंगल सेल होता है और जैसा है कि भाई लगभग 5 इंच या उससे भी बड़ा ये हो सकता है, लगभग 1.2 से 1.4 kg तक यह पाया जाता है। और जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मिलने वाली कोशिकाएं हैं वो आरबीसी हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पे न्यूरॉन्स आ जाते हैं। तो लार्जेस्ट एनिमल सेल इज ऑस्ट्रिच एग एंड मोस्ट एबुंडेंट इन एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी इज आरबीसी। वैसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो पीपीएलओ होता है। पीपीएलओ जिसे हम किंगडम ओनेरा में रखते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो माइकोप्लाज्मा का भाग है, तो वो स्मॉलेस्ट सेल रहता है, 0.1 माइक्रोन के करीब इसका डायमीटर है। ये ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, और उसका अंडा जो लगभग 5 से 6 इंच के बीच रहता है। और सबसे लंबी जो जंतु कोशिका है वो जिराफ के पैरों में पाई जाती है, द थाई न्यूरॉन्स, जो लगभग 90 सेंटीमीटर के करीब हो जाते हैं। एनिमल्स के अंदर जो लॉन्गेस्ट तो न्यूरॉन है। पादप कोशिकाओं के अंदर लॉन्गेस्ट, अगर डेड की बात करते हैं अपन, तो रेमी फाइबर्स होते हैं, जो जूट वगैरह के समान एक पादप है उसके अंदर मिलते हैं, 55 सेंटीमीटर तक चले जाते हैं। और जीवित अगर कोशिका देखें पादप कोशिका, तो उसमें एसिटाबुलेरिया नामक ग्रीन एल्गी के अंदर
लॉन्गेस्ट लिविंग सेल मिलता है जो 10 सेंटीमीटर के करीब होता है। और जंतुओं के अंदर लॉन्गेस्ट एनिमल सेल इज थाई न्यूरॉन इन जिराफ। एनिमल सेल्स के अंदर कई तरह के कोशिकांग मिलते हैं, यानी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। और यह जो सेल ऑर्गेनल्स हैं बहुत सारे पादप कोशिकाओं में भी हैं, क्योंकि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों यूकैरियोट कोशिकाएं हैं जिनका विकास प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से हुआ होगा। इसको हम अगले लेक्चर में लेंगे कि किस प्रकार यह कोशिकाएं विकसित हुई, और इनके कार्य भी लगभग एक समान होते हैं। तो एक जस्ट हम परिचय ले रहे हैं, प्रत्येक के बारे में एक एक लेक्चर में हम आगे स्टडी करेंगे। जैसे ये बाहर आप आवरण जो देख रहे हैं ये प्लाज्मा कला है, जो जीवित कोशिकाओं की जीवित बाहरी सतह है, द लिविंग बाउंड्री ऑफ द लिविंग सेल्स। विनिमय, सेंसेशन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन आदि का नियंत्रण इसी से होगा। तो ये प्लाज्मा कला जो बाहर की तरफ उपस्थित होगी। फिर यूकैरियोट कोशिकाओं का जो प्रमुख लक्षण है केंद्रक, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स गुणसूत्र होंगे, न्यूक्लियोलस होगा, कई अन्य भाग पाए जाते हैं जो कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करेगा, यानी हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। इसके बाद कोशिका द्रव्य जो है दानेदार दिखाई देता है। यह राइबोसोम्स हैं जिनको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज, सेल इंजन भी कहते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेंगे। अंत प्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो दो प्रकार की होती है जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर। यह जो है RER है और यह SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER प्रोटीन संश्लेषण मुख्य रूप से कार्य करेगी, कई अन्य भाग भी इसमें बनते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टेरॉइड्स का निर्माण होगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, और इनके कुछ पदार्थ यहाँ से गोल्जी बॉडी में भी चले जाते हैं। गोल्जी बॉडी के अंदर भी कंसंट्रेशन, पैकेजिंग, सिक्रीशन आदि से संबंधित कार्य किए जाएंगे। फिर पादप कोशिकाओं में एक बड़ी रिक्तिका होती है, लेकिन इस प्रकार की वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं मिलती। एनिमल सेल में छोटी वैक्यूल्स हो सकती हैं, कुछ जंतु कोशिकाओं के अंदर हमें फूड वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मिलेगी। ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ एल्गी के अंदर आपको गैस वैक्यूल्स मिल जाती हैं जो उनके प्लवन या बायोएंसी में सहायक रहती हैं। फिर पादप कोशिकाओं प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, जो इसके भोजन यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम एनर्जी या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करेंगे अपन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बाद ATP का फॉर्मेशन होता है, जिसकी सहायता से कोशिका के विभिन्न कार्य संपन्न किए जाते हैं। चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ कांस्टेंट फीचर। साइटोस्केलेटन, कोशिका कंकाल, यह भी महत्वपूर्ण है। जैसा हमने पहले इसमें कहा, प्रोटीन से बना हुआ विभिन्न संरचनाएं हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके अलावा इंटरमीडिएट फाइबर्स या फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो कोशिका कंकाल भी कोशिका को आलंबन, सपोर्ट देने में सहायक होता है। सीलिया और फ्लैजेला, जो जंतु कोशिकाओं के अंदर मुख्य रूप से कई वर्गों में मिलते हैं, हमें कई संघों में मिलते हैं, और यह जो गमनांग के रूप में कार्य करते हैं। तो आज हमने जो अध्ययन किया, बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल, तथा दूसरा हमने जंतु कोशिकाओं के कुछ प्रमुख लक्षणों की चर्चा करी। इन सब के बारे में, जंतु कोशिका के प्रत्येक भाग के बारे में अगले लेक्चर्स में हम विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।